हेलो गाइस, मैं गुलशन वापस से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं आप बढ़िया बढ़िया होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम जानने वाले हैं कि पीएनएसटी और जीएमएनएसटी जो कि ईएसबी के द्वारा एक नया सिलेबस दिया गया है। आप जानते हो कि पहले जो पेपर हुआ करता था 150 नंबर का हुआ करता था जिसमें 5 सब्जेक्ट थे आपके। यहाँ पर ये जो है पीएनएसटी का पेपर ये कितना कर दिया गया है 100 नंबर का। और आप जानते हो कि हमारा अभी नया बैच ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है, तो इसमें हम 100 नंबर के लिए आपको पढ़ाएंगे। तो यही हम थोड़ा सा सिलेबस की बात कर रहे हैं कि सिलेबस में क्या क्या होगा। पीएनएसटी, आपका जीएमएनएसटी, उसके बाद में एएनएम, इन दोनों के, इन तीनों के अगर सिलेबस की मैं बात करूंगा कि इसमें क्या क्या होने वाला है, तो हम आगे देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें कि पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, तो यहां पर आप देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होने वाले हैं। तो हम बात करेंगे कि सर कितने क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे। टोटल मार्क्स कितने के रहेंगे, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। और 1 नंबर के हिसाब से अगर बात की जाए कि यहाँ पे टोटल मार्क कितने हो जाएंगे, तो 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। दूसरा यहाँ पे माइनस मार्किंग की अगर बात करूंगा, तो यहाँ बात की जाए तो कोई भी यहाँ पर निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहने वाली है। क्लियर है क्या? आप टोटल 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ आपकी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जैसे एसएससी के एग्जाम में होता है, रेलवे के एग्जाम में होता है, वैसा यहाँ पर व्यापम के एग्जाम में आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ व्यापम के एग्जाम में आपको माइनस मार्किंग देखने के लिए नहीं मिलेगा। पेपर का जो आप पेपर देने जाओगे उसका मीडियम कौन सा रहेगा, तो यहां पर अगर मीडियम की बात करें तो आपको पेपर जो देखने के लिए मिलेगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, जो आप सीबीटी देने के लिए जाओगे वहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में देखने के लिए मिलता है। यदि आप हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी मीडियम के हिसाब से आंसर कर सकते हो, इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश मीडियम के हिसाब से आंसर कर सकते हो। परंतु आपको ध्यान ये देना है कि आपका जो आंसर है, यदि किसी कारणवश आपका आंसर गलत दे दिया जाता है तो आपका जो करेक्ट व्यापम आंसर कौन सा मानेगा, तो जो मीडियम इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस दिया गया है उसका ही आंसर मान्य होगा। इसके लिए आप क्लेम कर सकते हो। अगर हिंदी मीडियम में क्वेश्चन अगर गलत है तो भी क्वेश्चन कौन सा माना जाएगा, तो मैं बात करूंगा कि कौन सा मानेंगे। तो यहां पर आपको याद रखना है कि कौन सा मानेंगे, इंग्लिश मानेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट की बात कर ले थोड़ा सा कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो पहला सब्जेक्ट निकल करके आता है नंबर 1, वो है फिजिक्स। और आप जानते हो कि इस बार ओनली क्या है, 12th का है, 11th का तो आने वाला है नहीं। तो 12th की बात करेंगे तो फिजिक्स में कितना हो जाएगा, 20 नंबर्स के आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस। टोटल चैप्टर कितने पढ़ने हैं आपको, 14 चैप्टर है। आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ना है ना, आवेश पढ़ना है, विद्युत धारिता पढ़ना है, बहुत सारे चैप्टर्स की अगर मैं बात करूंगा तो आपको ऐसे टोटल 12th के टोटल चैप्टर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 14 चैप्टर हो जाएंगे। बाद में केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में आपको फिर वापस से 20 नंबर है। 20 नंबर के साथ में यहाँ पर 10 चैप्टर है। मतलब मैं ये कहूं कि चैप्टर आपका फिजिक्स से थोड़ा सा कम है, इतने 10 चैप्टर हो गए। बायो की बात करें, तीसरे नंबर पे आता है सब्जेक्ट बायो। इसमें बायो में आपका क्या है, बॉटनी भी है और साथ में जूलॉजी भी है। दोनों मिलाकर के अगर मैं 10-10 नंबर बांट दूं, 10 इसके और 10 इसके, दोनों मिलाकर के 20 नंबर का हो जाएगा। और टोटल यहाँ पर चैप्टर्स की बात करेंगे कि टोटल चैप्टर्स कितने हैं, तो 13 चैप्टर्स है। दोनों को मिलाकर के 6-7 चैप्टर आपके बॉटनी में आ जाएंगे और 6-7 चैप्टर आपके किसमें आ जाने वाले हैं, आपके जूलॉजी में आ जाने वाले। उसके बाद में बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में कितने नंबर का है, फोर्थ सब्जेक्ट आपका इंग्लिश। और इंग्लिश की अगर बात करेंगे तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे 6 चैप्टर है, 6th चैप्टर हो जाएंगे और 6 चैप्टर के साथ में इंग्लिश हो जाएगी। और 5th नंबर पे आता है आपका जीके। और जीके में तो आप जानते हो टोटल 20 नंबर का आपका जीके है और 8 चैप्टर आपके हो जाएंगे जीके में। बेटा 8 की अगर मैं बात करूंगा, 1 सेकंड रुकिएगा गाइस, जस्ट है ना, थोड़ा सा आपको वॉइस प्रॉपर नहीं आएगी, थोड़ा इसको मैं तो यहां पर अगर बात की जाए कि जीके में टोटल कितने हो जाएंगे, 20 नंबर्स का जीके है
और टोटल टॉपिक्स अगर देखे जाएंगे तो टॉपिक कितने हो जाएंगे, चैप्टर कितने हो जाएंगे, 8। बेटा ये 8 टोटल के टोटल सब्जेक्ट है अपने आप में, है ना। इनकी हम अभी आगे बात करेंगे। तो ये तो हो गया आपका क्या सब्जेक्ट में कौन कौन सा क्या आने वाला है। इसके बाद में आगे बात करें कि फिजिक्स में क्या क्या है। थोड़ा सा हम फिजिक्स की बात करते हैं कि फिजिक्स में क्या क्या आने वाला है। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो फिजिक्स में क्या दिया हुआ है, विद्युत आवेश और क्षेत्र, क्या क्या दिया हुआ है। तो यहां बात करेंगे बेटा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में दिया गया है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की, जो आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो वो सारी चीजें, आवेश की बात करेंगे, आवेश को कैसे नापते हैं, है ना, मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होती है, इसके डेरिवेशन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें आपको किसमें पढ़ना है, विद्युत आवेश तथा इसके फील्ड या क्षेत्र में इसको आपको पढ़ना है। दूसरा बात करें स्थिर वैद्युत तथा विभव, विभव तथा धारिता की बात करेंगे, वोल्टेज। यहां पे बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो कहां पर आपको चैप्टर 2 में पढ़ना है। उसके बाद में विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी करंट, इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करेंगे तो ये आपको चैप्टर 3 में पढ़ना है। चैप्टर 4 में क्या पढ़ना है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म किसमें पढ़ना है। तो यहां बात करते हैं हम चैप्टर आपको 4 में ये पढ़ने के लिए देखने को मिलता है। बाद में चुंबकत्व और द्रव्य, चैप्टर 5 क्या है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। फिर उसके बाद में विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये आप जानते होंगे फैराडे के, आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत आपको देखने के लिए मिलता है, पढ़ना है। यहाँ पे आपको सिद्धांत कौन सा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा, यहाँ पे अल्टरनेट करंट। उसके बाद में विद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ना है आपको। उसके बाद में किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी, है ना, रे ऑप्टिक्स कह सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ना है। फिर उसके बाद में तरंग प्रकाशिकी की बात करेंगे, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो आपको पढ़ने के लिए देखने को मिलता है, चैप्टर नंबर 10 में मिलता है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रकाश नंबर चैप्टर 11, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैती प्रकृति। मतलब बेटा आपको पदार्थ के बारे में जो भी थ्योरीज दी गई है वो किसमें पढ़ना है, इसमें पढ़ना है। परमाणु, एटम, एटम की खोज कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फिर उसके बाद में न्यूट्रॉन है, फिर उसके बाद में आपका फोटॉन है ना, ये किसकी खोज हुई, कैसे हुई, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। उसके बाद में बात करेंगे हम नाभिक की, नाभिक सेंटर, है ना, केंद्र, ये यहाँ पे आपको देखना है। उसके बाद में जो 14 नंबर का आपका चैप्टर निकल करके आता है उसमें क्या मिलता है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे एन गेट हो गया, नॉर गेट हो गया, है ना, उसके बाद में और गेट हो गया, नैंड गेट हो गया, ये सारे जो परिपथ बनाए जाते हैं बेटा, ये कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, आपको चैप्टर 14 में देखने के लिए मिलते हैं। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल, डिवाइस एंड सिंपल सर्किट्स जो आपको पढ़ना है वो चैप्टर नंबर 14 में पढ़ना है। ये हो गया आपका जो सिलेबस है वो फिजिक्स का हो गया। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आपके केमिस्ट्री के सिलेबस की, कि केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो पहला जो चैप्टर निकल करके आता है वो है आपका विलियन। वो चैप्टर कौन सा हो जाएगा, आपका पहला चैप्टर होता है विलियन सॉल्यूशन। और बेटा विलियन के बारे में आप जानते हो हर चीज, है ना, आप पानी पी रहे हो, विलियन है ना। और वैसे अगर बात की जाए, पानी को बेटा सार्वत्रिक विलायक बोला जाता है ना, क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक विलायक बोला जाता है। सॉल्यूशन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, अति संतृप्त हो सकता है, संतृप्त होता है, अति संतृप्त होता है, ये चीजें हमें सॉल्यूशन में देखने के लिए मिलती है। तो पहला चैप्टर। उसके बाद में दूसरे चैप्टर की बात करेंगे तो वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको दूसरे चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलती है। तीसरा रासायनिक बल गतिकी, यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स, जो गतिज ऊर्जाएं वगैरह आपको पढ़ना है कि आपकी रासायनिक बल गतिकी में कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, किस टाइप से आप इसमें करेंगे, ये आपको चैप्टर नंबर 3 में मिलता है। उसके बाद में पीरियोडिक टेबल के डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में अध्ययन आपको करना है कि डी ब्लॉक के तत्वों का उपयोग क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व क्या है, इनका क्या उपयोग किया जाता है, ये सारी चीजें आपको कहाँ देखने के लिए मिलती है, इसमें मिलती है। उसके बाद में हम बात करते हैं उपसह संयोजन यौगिक की बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करते हैं। उसके बाद में हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन की बात करते हैं। यहाँ पर बात करेंगे हम सारे एल्कीन है, एल्काइन है ना, ये चीजें कहाँ पर हम देखने के लिए मिलती है, हमें 6 नंबर 6वें चैप्टर में मिलती है। उसके बाद में एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में जो आपको चैप्टर नंबर 7 में आपको देखने के लिए मिलता है। इसके बाद में अगर बात करें बेटा तो एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इनको हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, चैप्टर कितने हो गए 8 और 9 और 10 की अगर बात करूं बेटा मैं, नंबर 9 में आता है आपका एमीन और जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स और एमिन्स, ये आपको चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 में देखने के लिए मिलते हैं। तो इनका अध्ययन आपको किस में करना है, केमिस्ट्री में करना है। क्लियर हुआ क्या? ये वाले चैप्टर्स हो गए आपके, ये हो गया आपका केमिस्ट्री का। अब केमिस्ट्री के बाद में जो आपका थर्ड सब्जेक्ट है वो है बायो। यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि बायो में काफी कुछ आपने पहले से पढ़ भी रखा होगा। बस एक चीज ये है कि बायो में आपका 11th का हटा दिया गया है, 11th के पूरे चैप्टर हटा दिए गए, ओनली किसके बचे हैं, 12th के बचे हैं। तो पहला चैप्टर जो है बायो में, उसकी अगर बात की जाए तो पहले चैप्टर में बायो में आता है आपका पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मतलब अगर बात करें कि पादपों में प्रजनन कैसे होता है, इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है, पहला चैप्टर। दूसरा मानव जनन, दूसरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको दूसरे चैप्टर में पढ़ना है, मनुष्य के बारे में आपको पढ़ना है। थर्ड चैप्टर आता है आपका एक, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा, तीसरे में है जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं आगे चल करके आप पीएनएसटी में सेलेक्ट होते हो, सेलेक्ट होने के बाद में कहीं सीएससी आओगे, कहीं पीएससी आओगे, तो कैसी क्या वहां पर आप दवाई दोगे, कैसे हेल्थ का उपचार करोगे, उन सब चीजों को लेकर के आपको अभी से सिखाया जाता है कि आप कैसे आपको ट्रीटमेंट करना है। वो सारी चीजें आपको, मैं कहना चाहिए कि बीमारियों के बारे में सारी चीजें आपको कहाँ दिखाई दे रही है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सिखाई जाएगी। उसके बाद में बात करें बेटा तो यहाँ पर फोर्थ चैप्टर निकल करके आता है वंशागति विविधता के सिद्धांत, या मैं बात करूं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बेटा जो आप देखते हो, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, किसी की आंखें काली है, किसी की अगर बात करूंगा हाइट बहुत ज्यादा है, तो ये सारी चीजें आपको मनुष्य में अलग अलग प्रकार के आप देखने को मिलता है। ऐसा तो है नहीं कि कोई अब सेम टू सेम है, एक कॉपी पेस्ट कर दिया गया, ऐसा होता है क्या? जैसे आपने एक कॉपी की, उसके बाद में आप फोटो कॉपी करते चले गए, परंतु ऐसा नहीं होता है। यहां पर क्या होगा, ये जो हमें देखने के लिए मिलता है इनहेरिटेंस है या जेनेटिक्स की अगर बात करूंगा, तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 आ जाएगा कि जो आपको अलग अलग क्वालिटीज दिखाई देती है, ये किस में दिखाई देती है, आपकी जेनेटिक्स में दिखाई देने वाली है। उसके बाद में वंशागति को पढ़ना है, आपको आणविक आधार पढ़ना है इसका कि कैसे क्या हुआ, बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, कैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण आते हैं, या फिर हम बात करेंगे कि कैसे एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जनरेशन बढ़ते जा रही है। ये चीजें किसमें पढ़ना है, वंशानुगति में पढ़ना है, चैप्टर नंबर 5 में पढ़ना है। फिर चैप्टर नंबर 6 की अगर मैं बात करूंगा, 6 में लिखा हुआ है बेटा विकास, इवैल्यूएशन, कैसे मानव आया, मानव का विकास कैसे हुआ, पहले बंदर हुआ करता था, बंदर से फिर कैसे ये 4 पैरों से 2 पैरों पर चलने लगा। ये सारी चीजें हमें कहां पढ़ना है, विकास में पढ़ना है। यहां पे आपको डार्विन के सिद्धांत पढ़ाए जाएंगे, क्यों मनुष्य के पैर और चमगादड़ के पैर आपको सेम टू सेम दिखाई देते हैं, ये आपको यहाँ पर देखना है ना। कुछ चीजें यहाँ पर सेम टू सेम आपको दिखाई देती है कि वो भी सेम है, ह्यूमन में भी सेम है। तो ये सारी चीजें, लेमार्क का सिद्धांत पढ़ना है आपको, डार्विन का सिद्धांत पढ़ना है, ये किसमें पढ़ना है हमें, विकास में, इवैल्यूएशन में पढ़ना है। उसके बाद में 7वें नंबर पे आता है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। बेटा मनुष्य के बारे में आपने जानते हो कि मनुष्य को ऐसा है कि थोड़े दिन पानी है ना, पानी में रहने तो उसको ठंडी होने लगने लगेगी, ऐसा नो। अब पानी के साथ उसको ऐसा होता है कि धूप में ज्यादा देर रह जाए, धूप से उसको एलर्जी हो जाती है। तो इन सब चीजों को देख करके अगर मैं बात करूं तो यहां पर मानव स्वास्थ्य के बारे में विशेष करके बात की गई। मानव स्वास्थ्य आप जानते हो बेटा, अभी वर्तमान में अभी एचएम वायरस चल रहा है, एचएमपी ह्यूमन वायरस है ना, एचएमपी वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस बोल सकते हो आप, है ना। ये अभी चाइना से आया है, अभी इंडिया में इसके 2-4 केस निकल गए हैं, ये बोल सकते हो। इससे पहले अभी 2019 में कोविड था ही था, है ना। तो कोविड के बाद तो ऐसे ये जो रोग आ रहे हैं, या मैं बात करूं बहुत सारे डिसीज होती है, सारी चीजों का अध्ययन हमें कहां करना है, 7th में करना है। इसके बाद में 9th चैप्टर की अगर बात करेंगे बेटा, तो 9th चैप्टर में आपको क्या दिया गया है, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें कि बायोटेक्नोलॉजी ने मानव के लिए क्या क्या विकास किया है, कैसे कैसे ह्यूमन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या उसके यूजेस है, वो सारी चीजें हमें कहां पढ़ना है, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ना है, और इसकी एप्लीकेशन पढ़ना है, इसके
उपयोग पढ़ना है कि कैसे हम इसका उपयोग करके एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करें बेटा 11th नंबर पे आता है जीव और समष्टि, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। आप जानते हो पृथ्वी पे बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक, हर कहीं मच्छर से लेकर के मक्खी, है ना, डायनासोर तक या शार्क तक बहुत सारे जीव जंतु है ना। जीव और समष्टि, इसमें हमें जीव जंतुओं का अध्ययन करना है। उसके बाद में पारितंत्र का अध्ययन करना है। पारितंत्र की बात करूंगा, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में अगर बात करेंगे पारिस्थितिकी की बात करेंगे कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया, इकोसिस्टम क्या है, कैसे हमारा पर्यावरण बना, पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, चाहे कंपोजर कौन है, डिकम्पोजर कौन है, खाना कौन बनाता है, स्वपोषी कौन है, परपोषी कौन है, इसमें जो सारी चीजें हम बात करेंगे इकोसिस्टम में बात करेंगे। और इकोसिस्टम बेटा बहुत ही फ्रेंडली है। मैं बात करूं कि इसमें एनवायरनमेंट के बारे में आपको बहुत अच्छा समझ में आता है कि जो आपने देखा होगा कुछ तो लोग ऐसे होते हैं या कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो स्वयं का खाना स्वयं ही बना लेते हैं, और खास करके जितने भी पौधे हैं सारे के सारे क्या है, स्वपोषी। आपने देखा है किसी पौधे को कोई खाना खिलाता है जाकर के? ऐसा देखा है क्या? नहीं। आपको भूख लगती है, आप खाना खा लेते हो, कभी पेड़ पौधों को खाना खाते हुए देखा है? नहीं। अमरबेल को आपने देखा होगा, अमरबेल देखा है? अमरबेल की बात करें तो बेटा अमरबेल आप ये ले सकते हो। मतलब ऐसे पौधे, या मैं बात करूं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी है, जो दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, परपोषी है ना। ये सारी चीजें आपको किसमें पढ़ना है, इकोसिस्टम में पढ़ना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, क्या पढ़ना है आपको? 13th नंबर का जो चैप्टर है वो उसमें आपको पढ़ना है बायोडायवर्सिटी एंड क्या हो जाएगा आपका कंजर्वेशन, संरक्षण। तो ये आपके टोटल जैव विविधता, आप जानते हो आजू बाजू में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, उनके संरक्षण के लिए क्या क्या उपयोग किया जाएगा, कैसे उपयोग किया जाएगा, वो सारी चीजें आपको किसमें पढ़ना है, इसी में पढ़ना है। क्लियर है क्या गाइस? तो ये तो हो गया आपका बायो का। अब हम बात करते हैं बेटा इंग्लिश की। थोड़ा सा फास्ट देखते हैं कि क्या आपको इंग्लिश में क्या पढ़ना है। बेटा इंग्लिश में बहुत कम चैप्टर्स हैं आपके। इंग्लिश की अगर बात करेंगे कि इंग्लिश में आपके चैप्टर कौन कौन से हैं, तो पहले तो आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है। आपने देखा होगा कि आपको एक पैसेज दे दिया जाता है और पैसेज देने के बाद में इसमें आपको क्या करना रहेगा, पैसेज पढ़ना है। पैसेज पढ़ने के बाद में 2 4 5 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, एक पैसेज पढ़ो, पैसेज में से आपको निकाल करके आंसर लगाना है। तो सबसे इजी आप इसको कह सकते हो कि कॉम्प्रहेंशन है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। पैसेज पढ़िए, पैसेज पढ़ने के बाद में आपको आंसर लगाना है। पैसेज में आपको आंसर दिया हुआ है, उसको देख करके ही आपको आंसर लगाना है। दूसरा दिया हुआ है बेटा वोकेबलरी आइटम इंक्लूडिंग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, परफिक्स एंड सफिक्स। उपसर्ग आपने पढ़ा होगा, प्रत्यय आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल वही चीज है, वन वर्ड लिखा हुआ है। सिनोनिम्स है ना, समानार्थी शब्द है, विरोधार्थी शब्द है ना, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है। तो ये बिल्कुल आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, अपने 9th 10th अगर अच्छे से पढ़ा है, 11th 12th अच्छे से पढ़ा है, तो यहाँ पर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ करके आए हो। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा बहुत आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद में ग्रामर के यूजेस दिए हुए, आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स है एंड द आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट आपको पढ़ना है। फिर ट्रांसफॉर्मेटिव ऑफ सेंटेंस पढ़ना। अच्छा यहाँ पे वॉइस से बेटा अभी आपने देखा होगा 2024 में वॉइस से काफी ज्यादा क्वेश्चन थे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस दोनों से क्वेश्चंस थे, और नरेशन से तो कम क्वेश्चन देखने के लिए मिले, परंतु वॉइस से ज्यादा क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर आपको वॉइस में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि वॉइस से किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद में सेंटेंसेस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बेटा सेंटेंस के ऊपर ही डिपेंडेंट है वॉइस, तो दोनों ही कोरिलेट करके आपको पढ़ना रहेगा। और उसके बाद में स्पेलिंग एरर निकालने के लिए आपको अभी भी 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, 3 से 4 क्वेश्चन आपको स्पेलिंग एरर के थे, कॉमन एरर निकालना है। तो ये आपको हो गया किसमें, इंग्लिश में हो गया। तो इंग्लिश का सिलेबस भी कम है और इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर थोड़ा सा इंग्लिश अच्छा है। तो मैं कहूंगा कि अगर थोड़ा और अच्छा कीजिए। ये एक सब्जेक्ट ऐसा है बेटा इंग्लिश कि इसमें 18 से 19 नंबर, 20 नंबर, 20 में से 20 भी आ जाएंगे, पर एवरेज में मान के चलता हूं कि 17-18 नंबर आप आराम से लेकर के आ सकते हो, क्योंकि इसमें आपको कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है, रूल रेगुलेशन जो है वही पढ़ लो, बाकी का सब कुछ सेम है। बाकी इंग्लिश में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम है। जो एक बार आपसे बन गया, एक बार समझ में आ गया, तो इंग्लिश का क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। क्योंकि बाकी अदर सब्जेक्ट में तो ऐसा है कि आपने बनाया, आंसर सही आएगा या नहीं आएगा, परंतु इंग्लिश का फिक्स है कि वो सफिक्स है, परफिक्स है, वो फिक्स है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वो फिक्स है, उसका अर्थ वो निकलेगा तो वही निकलेगा,
उसमें आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वो एक्टिव में है तो वो एक्टिव में ही रहेगा, वो पेसिव में है तो वो पेसिव में ही रहेगा। तो ये सारी चीजें इंग्लिश के मामले में ये आपके लिए एक बेनिफिट है कि इंग्लिश में आपके नंबर अच्छे खासे आ सकते हैं। बस डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस या आपकी तैयारी कैसी है। तो अभी भी समय है, इसको तो हम स्टार्ट कर ही रहे हैं। आपको ये सारी चीजें हमारे सिलेबस में आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद में बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, या मैं बात करूं कि लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ जीके। तो इसमें बेटा आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा सिलेबस दिया हुआ है।